ये जो आर्टिकल है, आर लाई डिटेक्टर टेस्ट लीगली वैलिड, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैं वैसे बता देता हूँ आपको। यदि आप इस आर्टिकल को देखोगे तो इस आर्टिकल में 3 तरह के लाई डिटेक्शन टेस्ट बता रखे हैं इसके अंदर। तो यहाँ आप देखो कि व्हाट आर डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। तो इसमें पहला जो है 3 तरह के बता रखे हैं। एक बता रखा है इसके अंदर, यहाँ पे आप देखो नार्को एनालिसिस बता रखा है, और दूसरा इसके अंदर बता रखा है ब्रेन मैपिंग, और तीसरा है पॉलीग्राफ टेस्ट। ये मुद्दा क्यों उठ के आया है? क्योंकि ये जो बंगाल के अंदर जो हादसा हुआ था, ये डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ था, उस केस के अंदर कहा कि भाई कुछ मिल नहीं रहा है, तो नहीं मिल रहा तो उसका कहाँ से मिलेगा? नार्को एनालिसिस टेस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो उनको ये 3 तरह के जो टेस्ट होते हैं उसमें बता देता हूं मैं आपको कि इसके अंदर नार्को एनालिसिस जो टेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, मेन यही होता है नार्को एनालिसिस टेस्ट। इसके अंदर आपको एक ड्रग दी जाती है जिसका नाम है सोडियम पैथोथल। ये है, ये जो ड्रग जो उसको देते हैं हम, एक्यूज को देते हैं यहाँ, ये आप देखो, ये यहाँ पर, यहाँ ये ये एक्यूज को देते हैं तो वो क्या है कि आधी बेहोशी की स्टेट में आ जाता है। जब हम उसके बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करते हैं, ये इंजेक्ट करने के बाद उसका जो लॉजिकल पार्ट है ब्रेन का वो काम करना बंद कर देता है। जब आदमी का ब्रेन का लॉजिकल पार्ट काम करना बंद कर रहा है तो हम सच और झूठ क्यों बोलें उसका फैसला लॉजिकल पार्ट करता है। यदि मुझे इस सच बोलने से कोई फायदा हो रहा है तो मैं सच बोलूंगा, सच बोलने से नुकसान हो रहा है तो मैं क्या करूंगा कि वो झूठ बोलूंगा मैं। तो यहां जो ये चीज है कि झूठ बोलने के लिए मैं अपना फायदा देख रहा हूं कि यदि झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरे नुकसान हो जाएगा, यदि झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, यदि झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएंगे, वो सारी चीज कहाँ आदमी वो लॉजिकल एंड से सोच रहा है। तो जब आपका लॉजिकल पार्ट यहाँ क्या कर दिया, उसको अचेतन कर दिया, सुला दिया उसको, वो जो ड्रग्स का प्रभाव है वो लॉजिकल आपका ब्रेन है वो उस समय डेड कंडीशन में है, तो लॉजिकल पार्ट आपका एक्टिव नहीं है। तो लॉजिकल पार्ट आपका एक्टिव नहीं है तो जो आप आंसर दे रहे हो वो बिना किसी लाग लपेट के दे रहे हो, जो आप सीधा पूछा जा रहा है वही आप दोगे। अपनी स्टेटमेंट को आप अमेंड कब करोगे? जब आपको डर होगा कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इस करके ही तो हम अमेंड करते हैं। जब मुझे यही डर नहीं है कि मैं इसके नतीजे क्या होंगे, वहां वो जो पार्ट है मेरा डीएक्टिवेटेड है, तो मैं सोचूंगा ही नहीं। तो जो जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल मैं यहाँ उसके जवाब दे दूंगा। दूसरा है इसके अंदर क्या है, कुछ रिसेप्टर्स लगा देते हैं और वो रिसेप्टर्स मॉनिटर करते रहते हैं उनको, उनके अंदर जितनी वेरिएशन आ रही है, स्वेटिंग कितनी हो रही है आपको, आपकी हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है, तो उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। उन स्टेटमेंट को पहले रिकॉर्ड करने के लिए आपने सुना होगा, इस केस के अंदर भी देखा होगा कि पहले 6 7 8 बड़े कॉमन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं उसके बारे में। जैसे पूछा आपका नाम, क्या यही आपका नाम है? तो नाम वो कंफर्म करेगा। तो उसकी जो बॉडी का रिस्पांस सिस्टम है उसको देखेंगे कि जब उसने ये कहा आप कलकत्ता से बिलोंग करते हो, सही है, ये सच है, तो रिस्पांस। तो 6 7 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो बिल्कुल सिंपल होंगे, तो उससे बॉडी का रिस्पांस सिस्टम जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि सही बातों में वो इस तरह से कर रहा है। अब वेरिएशन दिखेगी जब वो क्या होगा, गलत बात बोलेगा, कुछ झूठ बोलेगा तो वेरिएशन दिखेगी, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी बॉडी के ऊपर, जो कहते हैं रोंगटे खड़े होना, ये भी मॉनिटर किया जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, ये भी मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, कुछ और सिम्टम्स आते हैं वो सारे मॉनिटर किए जाते हैं इसके अंदर। अब यहाँ यदि हम इस आर्टिकल को देखें, और तीसरा भी इसी तरह का होता है, लेकिन इसके ऊपर जब रिसर्च हुई तो मेडिकल कहता है कि इनको भी बीट किया जा सकता है। जो नार्को एनालिसिस है उसको तो नहीं, बाकी दो को भी बीट किया जा सकता है। बीट किया जा सकता है कि एक आदमी, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कई बार वो उस चीज को इतना दोहरा लेता है, इतना दोहरा लेता है कि वो फिर वही चीज बोलता है। मतलब एक झूठ को इतनी बार रिपीट कर लेता है, वो सारे क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन हो गए, इतनी बार रिपीट कर लेता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ अब इसमें भी दो बातें कि 2010 से पहले कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि नार्को एनालिसिस टेस्ट की पुलिस रिक्वेस्ट करती थी और
कोर्ट अलाउ कर देता था, इनको परमिशन दे रखी थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया और 2006 में जो एक केस है ये रोजो जॉर्ज वर्सेस डीएसपी 2006 के अंदर, इसके अंदर भी इन्होंने कह दिया कि सोफेस्टिकेटेड एंड मॉडर्न टेक्निक है, ये ठीक है, ये यूज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुलिस क्या करती है, पुलिस के पास बातें निकलवाने का तरीका क्या है, थर्ड डिग्री टॉर्चर, मार पिटाई है और है। तो ये उससे तो अच्छा ही है, ये उसके साथ इनह्यूमन बिहेव तो नहीं हो रहा, उसको तंग परेशान तो नहीं कर रहे। तो दूसरा एक और आया था 2008 के अंदर, यहाँ दे रखा है दिल्ली हाई कोर्ट, इसके अंदर शैलिंदर शर्मा वर्सेस अनदर। तो उसके अंदर भी ये कह रहा है कि राइजिंग जो क्राइम है उसके अंदर नीड अ थ्रो एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एज अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट, वी आर एंश्योरिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट इन्फ्रिंज। यहां सवाल क्या उठा था, यहां सवाल ये उठ गया था कि आर्टिकल 20 में आप कह रहे हैं कि अपने खिलाफ कोई गवाह नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 20, यहां सवाल इस केस के अंदर ये उठा था वेदर इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 20। जब आप अपने खिलाफ मजबूर कर रहे हो गवाही देने के लिए, वो कैसे कर रहे हो, मार से, पिटाई से, कोई भी तरीका अपना रहे हो, आप मजबूर कर रहे हो किसी को, तो इसी वजह से तो आर्टिकल 20 में डाला गया था कि किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए, और ये फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, फिर यदि मान लो पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, और तो पुलिस की स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर वैलिड नहीं है, पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर वैलिड नहीं है। वो वैलिड कब होगी, वो वैलिड जब हो गई जब उसके साथ कोई डिस्कवरी है। डिस्कवरी मतलब मैंने स्टेटमेंट दी जी, मैं वहां गया, मैंने उस आदमी को चाकू मारा और मैंने मार दिया उसको, तो ये स्टेटमेंट मैंने पुलिस के सामने दी है, इट कैरीज नो वेट, नो वैल्यू। लेकिन यदि मैंने बताया कि जी मैं वहां गया और मैंने जाके उसको चाकू मारा, और वो चाकू मैंने जाके उस कमरे में उस जगह छुपा दिया, अब मेरी स्टेटमेंट के आधार पर, पुलिस को तो नहीं पता चाकू कहाँ है, मेरी स्टेटमेंट के आधार पर यदि उस चाकू की रिकवरी हो जाती है, तो ये दिस कैन बी एडमिटेड, तो ये उसके अगेंस्ट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जो एडमिशन है वो किसके बेसिस पे, डिस्कवरी के बेसिस पे, कि आपकी स्टेटमेंट में आप कोई एक ऐसी चीज बता रहे हो जिससे कि हमें इस बात का पता लग रहा है कि यू आर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम। मैंने गन कहाँ छुपाई, मैंने ये चीज़ कहाँ छुपाई, मैंने पेपर कहाँ छुपाए, मैंने लूट का माल कहाँ छुपाया, वो सारा, तो वो तो इसके अलावा पता नहीं है। तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्न कब आता है इन केसेस के अंदर, जब आता है जब सुप्रीम कोर्ट 2010 के अंदर एक सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसके अंदर जब लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है तो उसके लिए मना कर देती है सुप्रीम कोर्ट। और उसके अंदर क्या कहती है कि दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड ऑल्सो 21, दोनों का। क्यों? आप किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ उसको गवाह नहीं बना सकते। तो इसमें क्या कह दिया उन्होंने कि परमिशन यदि वो देता है तो, अब मान लो मैं ही अपराधी हूं, तो यदि मैं कहता हूं कि मेरा टेस्ट करा दिया जाए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ठीक है, और मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया तो कोर्ट मेरे से नहीं करा सकती, या पुलिस मेरे लाई डिटेक्शन टेस्ट नहीं कर सकती। तो इस जजमेंट के बाद बड़ी मुसीबत हो गई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो इसके बाद पहले तो बड़ी आसानी से 2010 से पहले हो जाते, 2010 के बाद उसकी परमिशन ली जाने लगी। लेकिन इस कंडीशन के अंदर तो उसने खुद कह दिया जी मेरा लाई डिटेक्शन टेस्ट करा लो, यहाँ भी है। और कई बार अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इसके अंदर और थोड़ी सी हिदायत दी, उसने कहा जब आपको कुछ क्लूज मिल रहे हैं तो आप लाई डिटेक्शन टेस्ट के लिए जा सकते हो, और जरूरी नहीं है कोर्ट उसके लिए आपको अलाउ ही कर देगा, इट विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। तो हो सकता है 100 केसेस के अंदर से 90 केसेस में डिक्लाइन कर दे, कुछ केसेस में कर दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो सॉरी कंसर्न कोर्ट के ऊपर है, जो भी कोर्ट है तो उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ इस केस के अंदर यही मेन हुआ था। ठीक है, तो फिर इसके अंदर ये कुछ बुक्स भी आई हैं, कुछ और चीज भी आई हैं कि किस तरह से करना चाहिए। ये जो व्हाट नेक्स्ट में है, डिस्पाइट द टॉप कोर्ट कॉशन स्टैंड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ डीटीटीज continue to be prevail in India in sharp contrast with dwelling appeals worldwide. In recent past, the tests have been employed in several high-profile cases, including 2020 gap rape of a Dalit woman in Hathras and 2012 disappearance of Sheena Bora case.
इनमें भी उनकी मदद से ही पकड़ा गया था। फिर ये कुछ बुक्स का इनने जिक्र कर रखा है। तो यहाँ जो मेन मेन जो बात है वो यही है कि साइंटिफिकली भी बहुत लोग इसको अपोज कर रहे हैं इन तरीकों का, क्योंकि कई बार आदमी की जो नेचर होती है उससे भी कई चीज़ें उलझन भरी हो जाती है, और इसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं निकाल सकती। नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है उसके अंदर तो फिर भी कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो यहाँ सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, इस आर्टिकल कहने का मतलब ये है कि 2010 के बाद परिस्थिति बदल गई। ये केस लॉ आप ध्यान रखना, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था इट इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन फिर भी इन पब्लिक इंटरेस्ट या कुछ क्लू हमें मिल रहे हैं, कोई चीज़ जानकारी ऐसी मिल रही है जिससे हमें वहां तक जानने में और क्लियरिटी मिल जाएगी और मदद मिल जाएगी, तो हम जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट परमिशन दे या ना दे, इसके ऊपर है ये आर्टिकल। ठीक है, तो इसके अंदर और दे रखा है, इसके अंदर इन मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस ये दे रखा है, मुंबई ब्लास्ट केस वेयर नार्को एनालिसिस टेस्ट वाज फोर्सिबली एडमिनिस्टर्ड accompanied by physical abuse to extract false confessions, इस तरह के ये। तो the fact that you have used your constitutional right is used against you to suggest malafide conduct। हाँ, तो द फैक्ट, तो इसके अंदर समझ में आ गया ये आर्टिकल दूसरा। इसके इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ठीक है, हाँ, कोर्ट की परमिशन इज मस्ट, ये क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसके अंदर स्पष्ट कह दिया कि आप किसी को भी अपने खिलाफ गवाह नहीं बना सकते, इट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है तो आप जा ही नहीं सकते। तो आप कोर्ट के अंदर जाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे और उससे पूछेंगे। कई बार अपराधी भी सोचता है जो उसने कसूर नहीं किया तो कह देता है कि ठीक है कर लो भाई, मेरा मुझे क्या दिक्कत है, बहुत सारी बार बहुत इजीली कह देते हैं। लेकिन इससे यदि कोई मना कर रहा है तो एडवर्स इन्फ्लुएंस भी ड्रॉ होता है, कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है सच्चा है, तो इसको क्या दिक्कत है। तो इस चीज की भी, इस चीज को भी कंसिडर कर लेना चाहिए कि यदि वो मना कर रहा है तो उसका मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बाकी केस टू केस वेरी करता है। जैसे एक केस मैं यहाँ बताऊं आपको कि एक मिनिस्टर थे हिमाचल से, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो उनके एक लड़के ने जो अनजान था, जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं था, उस लड़के ने कहा कि ही इज माय बायोलॉजिकल फादर और इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। तो उसके अंदर उन मिनिस्टर ने भी यही अपील लगाई थी कि भाई ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन है, मेरी मर्जी के बिना क्यों दे, मैं अलाउ ही नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर जजमेंट दिया था कि इट इज नॉट द केस ऑफ फंडामेंटल वायलेशन, इसके भी फंडामेंटल राइट है, ये भी तो जाने इसका बाप कौन है। एक 24-25 साल का बच्चा या 30 साल का जो भी उम्र रही होगी उसकी, कि ये घूम रहा है, इसको आज तक यही नहीं पता तेरा बाप कौन है असली, तो इसका भी तो राइट है कि इसके पिता का पता लगाना। तब उसमें कहा गया था, और उसके अंदर फिर जो उसका टेस्ट हुआ था, डीएनए टेस्ट हुआ था, उसके अंदर वही पिताजी निकला, उसका वो मंत्री उसका पिता निकला। तो इस तरह से भी सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, किस तरह के हैं, तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट हो गया तो आप कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं आप इस तरह के टेस्ट, डीएनए भी, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं जहां जरूरी है वहां। लेकिन कोर्ट की परमिशन अब मस्ट हो गई। पुलिस वाले क्या है, एप्लीकेशन देंगे कोर्ट के अंदर, कोर्ट अलाउ करे या डिनाई करे, दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस एंड द नेचर ऑफ केस और द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। उसकी अपील भी हो सकती है, मान लो किसी की दे भी दी तो, इस तरह से। ठीक।